हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यस, हम वापस आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट करने। किसका? आपकी अदालत, जिसमें इंटरव्यू हो रहा है राज ठाकरे का। और यस फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, लिंक यहाँ डाल दूंगी। होपफुली रिमेंबर करूंगी। अगर नहीं कर पाई तो अभी से अपोलोजाइज कर देती हूँ। उसके अगर ना दिखे आपको ये लिंक तो बस सर्च कर लेना चैनल पर। मेरे ख्याल से अगर आप राज ठाकरे लिख दोगे तो भी आपको मिल जाना चाहिए। तो उसके 2 पार्ट्स हैं और अब हम कर रहे हैं इसका 3rd पार्ट। और आप सब कह रहे थे जल्दी करो, 3rd पार्ट सबसे मजेदार है। तो हाँ, तो देखते हैं ये 3rd पार्ट। पर यस फ्रेंड्स, इसको देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे ये वीडियो मजेदार तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं आज का ये वीडियो। वेलकम बैक। मुंबई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज ठाकरे आपकी अदालत में है। चुनाव के मौके पर आपकी अदालत के इस इलेक्शन स्पेशल में राज ठाकरे पर अगला इल्जाम। आपकी अदालत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर इल्जाम है कि ये नफरत की सियासत करते हैं। बड़ा भारी इल्जाम है। आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि यहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैनिक हो तो भी मैं रिस्क ले लेता हूं आपसे पूछने का। और पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं सीधा पूरा साबुत वापस चला जाऊंगा दिल्ली। मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आऊंगा। मुंबई में कर्नाटक से लोग आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ बिहारी क्यों होते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हर एक आदमी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो आते हैं कुछ समय के लिए वो काम करते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है आपको वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं कि आजमगढ़ या प्रतापगढ़ से कहीं एक आदमी आया जिसने एक बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट उस दिन किया, जिसका नाम है अबू आजमी। वो आदमी महाराष्ट्र में आता है और यहां पे आने के बाद 2 जगहों से चुन के आता है। आप वो 2 जगहें जाके देखिए, मैं आपको लेके जाऊंगा। वहां पे यहां पे रहने वाले जो लोग हैं बरसों से, वो है नहीं। वो उत्तर प्रदेश से आए हुए जो कुछ लोग हैं जिनको वहां पे बसाया गया है, उनसे वो चुन के आते हैं। तो ये जो राजनीति जो कर रहे हैं काम के नाम से, मैं उसके खिलाफ हूं। जैसे अगर देखा जाए, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, यहां पे भी आए होंगे। मेरे एक दोस्त है मिस्टर सुरेश गुप्ता, जो मेरे मित्र हैं। ओरिजिन होगा उनका उत्तर प्रदेश का, अच्छी मराठी बोल लेते हैं, मराठी स्कूल में पढ़े हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं आई। मुझे भी कभी लगा नहीं कि वो बाहर के हैं। मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। अगर मैं इस तरह की अगर राजनीति मैं करता तो क्या वो मेरे दोस्त रहते? शायद उनको लगता होगा कि दोस्त रहेंगे तो प्रोटेक्शन मिला रहेगा, तो बाकी लोगों को भी मिलता होगा। हाँ, प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन कितनी लंबी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूं। फरवरी से मार्च 2013 के कुछ लिस्ट निकाली मैंने। ठाणे में एक उत्तर भारतीय की जमकर पिटाई की मनसे के लोगों ने। सातारा में सैनिक स्कूल के दाखिले का किस्सा आपको याद होगा, वहां लोगों की पिटाई की। बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है। तो लोगों को मारना पीटना ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, आप जो सवाल मुझे कर रहे हो ना, आपने कभी आसाम की जनता को नहीं की। यानी यहाँ पे तो कुछ वैसे हुआ नहीं था ज्यादा, लेकिन वहां पे तो आसाम के लोगों ने बिहारियों को जलाया था, उनकी गर्दनें काटी थी, उनको मार डाला था। वो भी गलत है, लेकिन इतना आपने चलाया नहीं, क्योंकि टीआरपी नहीं होगा शायद। ऐसे सवाल में आपको मैं ईमानदारी से बताता हूं, जी बिल्कुल, शायद कोई भी इंप्रेशन हो।
हम कभी टीआरपी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सीधा आप पे मत लेना। मैं आप जनरल चैनल्स की बात कर रहा हूँ मैं, फिर वो हिंदी चैनल्स हो या इंग्लिश चैनल्स हो। मान लीजिए नहीं दिखाते हैं उसको। ये मैंने एक बार कुछ तो भी एक किसी ने उस आंदोलन के वक्त एक कुछ समोसे की गाड़ी थी जो सब समोसे रोड पे गिरे हुए थे, देखो राज ठाकरे के लोगों ने क्या किया। वो क्लिप इतनी बार दिखाई कि मैंने वो जितने समोसे थे वो मैंने गिन लिए। लेकिन लोगों में डर तो है। ये देखिए पूरी कवर स्टोरी, मराठी भावनाओं को उभारने की एमएनएस के नेता की कुटिल चाल देश के लिए घातक। किसने लिखा है? ये इंडिया टुडे मैगजीन है, उसकी वो तो पूरी कवर स्टोरी। वो तो लिखेंगे ही ना। बिना समझे अगर आप ये करते रहेंगे, आप यही चीज गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कहा था जब बिहार से जब वहां पे एक ट्रेन जा रही थी। महाराष्ट्र में आज 48 ट्रेनें आती हैं रोज, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से। जब गोवा में एक ट्रेन शुरू हुई थी तब गोवा के चीफ मिनिस्टर पर्रिकर के पहले जो थे उन्होंने कहा था ये ट्रेन बंद कर दो, हमें भिखारियों की ट्रेन नहीं चाहिए। बाप रे। तब किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरे पास उनके स्टेटमेंट्स हैं। तो ये महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय नहीं होना चाहिए कि पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं? बिल्कुल नहीं, पसंद करते हैं महाराष्ट्र। जरूरत नहीं। आप अपने अपने जो इलाके हैं वो पहले सुधारो। मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं वही विनती करूंगा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले वो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ पहले 5 साल देख ले, बाकी कहीं ना देखे। जिस प्रांत से अभी आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, इंदिरा जी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से, अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से। इतने प्राइम मिनिस्टर्स जिस स्टेट से आज तक हुए हैं उस स्टेट से लोग काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर इतने प्रधानमंत्री वहां से जाने के बाद अगर वहां के लोगों को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार के लिए वो अगर बाहर निकल रहे हैं, वो शर्म की बात है। और उनका पूरा बोझ महाराष्ट्र क्यों ले ले? और अगर महाराष्ट्र को अगर ये बोझ उठाना है तो एक्स्ट्रा पैसे दे दे। लेकिन अगर वहां से काम करने के लिए यहाँ लोग आ जाएं, तो आप उनको क्रिमिनल्स कहेंगे, आप उनको अपराधी कहेंगे? आप पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस रिकॉर्ड्स देख लीजिए और लास्ट 10 साल में, 15 साल में आप क्राइम रेट महाराष्ट्र का देख लीजिए और उसमें सबसे ज्यादा कौन लोग हैं वो भी आपको पता चलेगा। मैं थोड़ी रिसर्च की थी। ये मुझे मालूम होता तो मेरी रिसर्च भी मैं लेके आता। मुंबई पुलिस की वेबसाइट पर तो नाम नहीं है, लेकिन नागपुर और पुणे की जो पुलिस की साइट्स है उस पर जो जानकारी है, और मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं सरनेम के मामले में, लेकिन ये नाम है गवली, कांबले, मांजलकर, शिंदे, ये यूपी बिहार से नहीं लगते नाम। देखिए हर एक स्टेट में तो इस तरह के लोग तो होते ही है, हर स्टेट में जाएंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन परसेंटेज किसका ज्यादा है? जैसे आप जब क्रिमिनल्स देखते हैं तो आपको मराठी पहले दिखाई दिए होंगे, मैं जब देखता हूं तो मुझे यूपी बिहार के पहले दिखाई देते हैं। और बात किसी के रहने या ना रहने की नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं जो अच्छी तरह रह रहे हैं यहां पे। ऐसे बहुत सारे नॉन महाराष्ट्रन भी हैं जो बरसों से यहां पे रह रहे हैं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, तभी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को कहना पड़ा ये सिरफिरा है। नहीं, अभी बिहार की चीफ मिनिस्टर है, अभी मैं क्या बोलूं। बिहार की स्थिति आपको भी मालूम है वहां पे क्या है। ये नीतीश कुमार जब पहली दफा चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने 50,000 क्रिमिनल्स को पहले अंदर डाल दिया। यानी 50,000 तो थे, ये तो था ना। ऐसी स्थिति तो खराब थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से अगर यहां पे क्रिमिनल्स आ रहे हैं, उनके खिलाफ अगर मैं कुछ बात कर रहा हूं तो आप मुझे सरफिरा कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये इन लोगों की आदत है, ये 4-5 लोगों को पीट करके उनका वीडियो बनाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, टीवी पर दिखाते हैं और लोगों को डराते हैं। बहुत दूर है वो स्टेट, नहीं मालूम उनको देश कहां जा रहा है। आप ही के चैनल वाले लोग होते हैं ना, मैं क्यों वीडियो निकालूं? लेकिन
बिहारियों से इतनी ज्यादा नाराजगी? बात बिहारियों की नहीं है, आप छोड़ना समझिए। नहीं है। बात यह है कि मैंने कल ही परसों किसी को कहा था कि देखिए मुंशी प्रेमचंद जी अगर आएंगे, हरिवंश राय बच्चन जी अगर आएंगे, राज ठाकरे रेड कारपेट डाल देगा। उनका स्वागत करेंगे और अमिताभ बच्चन का नहीं करेंगे। उस दिन तो मेरे साथ में थे। लेकिन उसके पहले क्या इसके था? पहले आपने कहा कि इनका उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्रेम है, इन्होंने स्कूल वहां बनाया, महाराष्ट्र में क्यों नहीं बनाया? आप क्या करते हैं, आधा स्टेटमेंट ले लेते हैं, मेरा पूरा स्टेटमेंट लेते नहीं। जो उस वक्त मैंने कहा था वही चीज मैंने उनके सामने भी कही। मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर, इनको किसी स्टेट के एम्बेसडर नहीं बनने चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर। वो इस देश के ब्रांड एम्बेसडर से। और मैंने उस वक्त कहा था कि जब मैं मराठी की बात करता हूं तो आप मुझे बोलते हैं ये प्रांतीय है या ये संकुचित है। मैं बोलता हूं कि हर एक आदमी को अपने स्टेट के प्रति प्यार होता है। अमिताभ बच्चन जी को अगर उनके स्टेट के प्रति प्यार है, उन्होंने इलाहाबाद में इलेक्शन लड़ी थी, उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम किया था, जो भी कुछ है, एक उन्होंने कन्याशाला निकालने का वहां पे प्रस्ताव रखा था वगैरह वगैरह। तो इतने बड़े कलाकार को अगर अपने स्टेट के प्रति, अपने राज्य के प्रति अगर प्यार हो सकता है, तो राज ठाकरे बहुत छोटा आदमी है, उसको अपने स्टेट के प्रति प्यार नहीं होगा क्या? मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। आप लोगों ने क्या किया, पहले का उठा लिया। लेकिन कुछ ना कुछ तो बदला है क्या? क्योंकि उस समय तो अमिताभ बच्चन को माफी मांगनी पड़ी। नहीं, वो एपिसोड अलग था। माननी पड़ी। वो जया बच्चन जी का एपिसोड था, वो अमिताभ बच्चन जी का एपिसोड नहीं था। तो आपको भी मालूम होगा, तो आप भी बताइए ना। लेकिन क्या अब था, जब मैं भी मैंने बताऊं? देखा, अब मैं आपकी पूरी बात बताता हूं जी। आपने अपना भाषण शुरू किया, आदरणीय अमिताभ बच्चन साहब, भारतीय फिल्म के इतिहास में पिछले 100 वर्ष में इतना बड़ा कलाकार न हुआ है न होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या है? तो आपका नजरिया तो बदला है ना। पहले तो आप, यही तो मैंने बात की थी कि इतना बड़ा कलाकार जो आज तक हुआ नहीं है, और ये मैंने पब्लिकली कहा है, तो ऐसे नहीं है कि मैंने उस वक्त कहा था। 2008 या 2008 के मार्च के शिवाजी पार्क मैदान में जो मेरा भाषण हुआ था, उसका फुटेज भेज देता हूं। उसमें और उसमें कुछ फर्क नहीं है। फिर आपके नजरियों में फर्क आ गया। मेरे आपके नहीं, मतलब हाँ। आप जब बोलता हो ना, तब आप सारे चैनल्स के प्रतिनिधि हैं। ऐसे पकड़ लीजिए। मैंने तो उस पर अबू आजमी का बयान देखा, उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन के साथ स्टेज शेयर करके राज ठाकरे ने गद्दारी की है। किसके ऊपर हम लोग बात करें, वो भी तो कुछ है कि नहीं। जिस आदमी ने इतनी गंदी स्टेटमेंट जो निकाली अभी, जिसकी बहू ने शर्म महसूस किया कि अगर ये मेरे ससुर ने बोला है तो मुझे शर्म आती है, ऐसे आदमी के बारे में हम लोग बात क्या करें? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जिसके घर में जिसका स्थान नहीं है, वो बाहर आके क्या बात करेगा? जिसकी नजर में अपने यहाँ की औरतों के बारे में इस तरह के ख्याल है, उस आदमी के बारे में हम लोग क्या बात करें? बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अबू आजमी ने और उनकी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने क्या बात की उन्होंने? जो महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा, शायद वो उसको कभी कोई माफ नहीं कर सकता उसको। बिल्कुल। और उनके स्टेटमेंट के बारे में हम लोग क्या बात करें? लेकिन ये तो आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने, ये मई 8, 2010 का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से कहा कि वो उत्तर भारतीयों को निशाना बनाकर उकसाने वाले भाषण देने से बाज आए। क्या है अभी सुप्रीम कोर्ट में कौन सी मेरी फुटेज गई है मुझे नहीं मालूम। बहुत बार ऐसे होता है कि मैं यहाँ पे मराठी में कोई एक चीज बोलता हूं, जहां पे बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश चैनल्स पे उसका ट्रांसलेशन गलत तरीके से दिखाते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूं, यहाँ पे एक लड़का है, आज भी है, वो एक चैनल में काम करता है। जब मेरा भाषण एक जगह पे हुआ था, उसके बाद मैं ऐसी कुछ चीज मैंने कही थी, और वहां पे चैनल पे वो जो एंकर लड़की थी, वो कुछ गलत बता रही थी। वो लड़के ने उसको फोन करके बताया कि आप गलत बता रही है, उन्होंने ऐसे नहीं कहा है। तो उस लड़की ने कहा, शराब, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये जान पूछ के करना है। तो अगर मैं जो बोल रहा हूं, अगर गलत तरीके से ट्रांसलेट करके अगर आप दुनिया को दिखा रहे हो, और उससे अगर आप
समाज में या दो स्टेट्स में या और जगह पे अगर झगड़ा लगा रहे हो, वो भी तो गलत है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले आप समझ लो। कि आज आपकी अदालत में आपको इसीलिए बुलाया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जनता के समझ में आ जाए, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जिस सफाई से बगैर किसी सवाल को टाले जवाब दिए, मुझे लगता है कि जनता को जरूर समझ आया होगा कि बिहार के मामले पर, उत्तर प्रदेश के मामले पर आपका स्टैंड क्या है। मैं क्यों गुस्सा करूं बिहार के ऊपर और यूपी के ऊपर? कुछ लोग यहाँ पे जो आते हैं, अगर वो वहां से है और यहाँ पे अगर दंगा मस्ती करते हैं, बहुत सारे अच्छे भी लड़के आते हैं, अच्छे परिवार के भी लोग आते हैं। उनको पूछिए कभी राज ठाकरे ने या राज ठाकरे के लोगों ने उनको कभी परेशान किया है? लेकिन जिस तरह से जो लोग रास्ते पे आके, अभी पकड़ लीजिए उस दिन जो मोर्चा निकला था आजाद मैदान पे, बराबर, वहां पे कुछ मुसलमानों ने मोर्चा निकाला था। उसके बाद फिर वो पुलिस को मारा, फिर वो जो लड़कियां थी, पुलिस कांस्टेबल्स थी, उनको अंदर खींच के जो भी कुछ किया उन्होंने, आपको मालूम होगा। जब सर्वे किया पता चला कि मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले मुस्लिम नहीं थे, वो उसमें से बहुत सारे बांग्लादेश के थे। और ये जब आते हैं तो थ्रू बिहार, थ्रू उत्तर प्रदेश, वहां से आते हैं, क्योंकि रास्ता ही वही है। अभी बांग्लादेश से आना है तो आप केरला से स्टार्ट नहीं कर सकते ना। तो यहां का जो आप देखिए ना, यहां पे जो कभी कभार जो हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, आप देखिए जहां पे महाराष्ट्र का मुस्लिम रहता है, महाराष्ट्र का मुसलमान जहां पे रहता है, आपको वहां पे राइट्स दिखाई नहीं देंगे। ये आजाद मैदान की जिसका जिक्र कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे मीडिया कर्मियों की भी पिटाई की गई थी। बिल्कुल। ओबी वैंस को जला दिया गया था। तो आप पुलिस को पूछिए वो थे कौन? महाराष्ट्र में रहने वाला जो आदमी रहता है, उसका घर यहां रहता है, उसका परिवार यहां रहता है, उसका काम यहां पे रहता है, उसको कोई जरूरत नहीं है ऐसी हरकत करने की, वो कभी करेगा भी नहीं। जो बाहर से आते हैं वही ऐसी हरकतें करते हैं। तो इसका इलाज यह है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में ऐसी डेवलपमेंट की जाए कि लोग वहां से यहां आने के लिए, तरीका तो वही होगा ना, और क्या होगा। तो जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े उद्योगपति, उनको कहिए वहां कुछ उद्योग लगा दिए जाके। टाटा भी तो गए थे वहां पे, जमशेदपुर में, कब पहुंचे वहां पे। लेकिन वहां की स्थिति ऐसी है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे जाने के लिए डरता है, क्योंकि इंडस्ट्री निकालने के पहले ही उनको प्रॉफिट चाहिए। बाकी लोग कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट देगा? बाप रे। तो मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी वहां पे ध्यान दें, वो 3-4 स्टेट के ऊपर, और उनको अच्छा बनाए, ताकि बाकी जो स्टेट्स हैं उनका बोझ कम हो जाए और झगड़े भी कम हो जाए। एक और ब्रेक के लिए मैं रुकता हूं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राज ठाकरे पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। तो फ्रेंड्स, अच्छा था, थोड़ा सीरियस टॉक्स थी इसमें, और बताया गया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और उसके लिए वो क्यों ऐसे एक्शंस ले रहे हैं। पर बाप रे, उन्होंने जब वो बोलते थे ना मीडिया वाले आप लोग, तो वो बोलते थे आप लोग बेचारा रजत शर्मा ना, मैंने कब किया? तो वो कहते नहीं, मैं जब बोल रहा हूँ आप, मेरा मतलब है सारे मीडिया, क्योंकि आप उनके लीडर टाइप हो। तो वो काफ़ी मज़ेदार था। और ये बोल भी रहे थे रजत शर्मा कि भाई मैं क्वेश्चंस तो ये पूछ रहा हूँ, मैं ठीक ठाक सलामत वापस चला जाऊंगा ना। तो वो कह रहे थे घबराओ मत, मैं तुम्हें खुद एयरपोर्ट तक भेजूंगा, तो मैं देखूंगा कि तुम ठीक ठाक चले जाओ। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मैं ना हुआ तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें खुद छोड़ूंगा। मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो यही कहने की कोशिश करें ऐसी को कि तुम पूछो जो क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ नहीं होगा तुमको, हम बैठे इसीलिए कि आंसर्स दे तुमको फ्रैंकली कि क्या बात है, क्या हुआ। तो काफ़ी चीज़ें पता चली, और कई ऐसी चीज़ें भी थी जो मुझे पता भी नहीं थी, और मैं कह रही थी अच्छा ऐसे हो रहा है। पर ये बात पता चल रही है कि पॉलिटिक्स जो है बहुत ही डर्टी गेम है, और अच्छे लीडर्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो अच्छे लीडर्स होंगे, जो कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं खाली और अपनी पॉकेट्स भरना नहीं चाहते, वो लीडर्स ही कुछ कर सकते हैं। उसी की वजह से हमारे कंट्री जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं ऐसे लग रहा है वो इतने अच्छे नहीं हैं, जैसे कई एग्जाम्पल्स वो बता रहे थे। पर काफ़ी कमाल का है। मेरे ख्याल से एक पार्ट और बचा है, तो वो देखने का बहुत ही ईगरनेस है कि अब देखें कि और आगे क्या क्या पूछा जा रहा है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में।
काफ़ी अच्छा वीडियो था। और इसमें देखिए कि सारी जो कंटेंशन की बात, जो मतलब आर्ग्यूमेंट थी, वो इसी बात की थी, अगर बाहर से, महाराष्ट्र के बाहर से अगर लोग आते हैं तो क्या होना चाहिए बिहेवियर, राइट। मतलब उनका सभी की यही प्रॉब्लम थी कि जो भी लोग आ रहे हैं, एग्जाम्पल था बिहार से आ रहे हैं, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो बिहार के हैं। अरे हमारे स्कूल में भी बहुत आए हुए थे और कॉलेज में भी थे इतने सारे। और काफ़ी इंटेलिजेंट फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, और तो पढ़ते रहते थे। हाँ, तो यही कह रहा हूँ हॉस्टल में रहते तो कि- पूरा दिन पढ़ते ही रहते हाँ, थे। तो वही इसलिए कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि जैसे कह रहे हैं बिहार से, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल सिर्फ ये ले रहे हैं अनएजुकेटेड पीपल का, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है और उनके स्टेट में उनके पास जॉब्स नहीं हैं, और वो आ रहे हैं महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, मुंबई जो है इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है, तो ऑब्वियस है कि अगर आपकी सिटी सबसे बड़ी है तो लोग आएंगे। ये सिमिलर है यूएसए में, न्यूयॉर्क में कितनी लोग जाते हैं न्यूयॉर्क में मतलब वर्क के लिए, कि ढूंढने के लिए कोई जॉब। सिमिलरली है कि बॉम्बे में बहुत लोग आते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बाहर से इंसान आ रहा है, उनको ये लगता है कि वो जो है रिस्पेक्ट नहीं करते उस एरिया को, वो चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। अब इसमें एक वैलिड पॉइंट भी ये है कि अगर जो इंसान वहाँ रहता है वो कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं रहता हूँ, मेरा बच्चा यहाँ रहता है, मेरी फैमिली रहती है, मेरा बच्चा मोस्ट लाइकली यहीं पैदा हुआ है, वो मराठी स्कूल में जाता है, उसे मराठी आती है, मतलब अल्टीमेटली जो सेटल हो चुका है यहाँ पे, उसके लिए वो अपनी जगह उसके लिए वो अपनी जगह है। वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे अननेसेसरी टेंशन हो। ये कोई भी है, ये पॉइंट सही है। सिर्फ अब ये है कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि इंडिया एक कंट्री है, इंडिया सिंगल कंट्री है। जहाँ तक मेरा थॉट है, मैं तो यही सोचूंगा इंडिया एक कंट्री है, ये उसमें ऑब्वियसली फ्रीडम होनी चाहिए, जिसको जहाँ जाना रहिए, एज लॉन्ग एज आप इंडियन हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। और दूसरी पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आप रूट कॉज को सॉल्व करिए, रूट कॉज है कि एजुकेशन नहीं है। कुछ स्टेट्स में लिटरेसी रेट कम है, अगर कुछ स्टेट में लोग एजुकेटेड नहीं हैं तो उनको जॉब नहीं मिल रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, वो जॉब्स शुरू नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्री नहीं थ्राइव करी। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। अगर वहाँ के लोग एजुकेटेड होते तो उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब वो जा रहे हैं, जो माइग्रेंट लेबर जिसे कहते हैं, वो लोग हैं जो भी उनकी हालत हो, वो गरीब घर में पैदा हुए हो, कोई भी सिचुएशन हो, उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो इसलिए वो सिर्फ वही काम कर सकते हैं जिसमें एजुकेशन आपको नहीं चाहिए। और उस वक्त जो है कई बार ऐसा भी होता है, जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीबी में हैं, हो सकता है कई लोग उस तरीके भी चले जाएं, चलिए मैं थोड़ा बुरा काम कर लेता हूँ, मेरा पेट तो भर जाएगा। जैसे आपका हज़ारों, आपने बॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं, आपको नज़र आया होगा कोई ना कोई अच्छा इंसान था, मगर मजबूरी के लिए उसने बुरा किया, तो बुरी बात है। मगर मेरे ख्याल से जो ये उनका बोलना सही है राज ठाकरे का, कि देखिए आप आ रहे हैं किसी और स्टेट में, प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करिए, प्लीज़ अच्छे काम करिए। आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही है, आपको खुश होना चाहिए कि आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छे काम करिए, पीसफुली रहिए। और इसीलिए वो कह रहे थे जहाँ जहाँ उन्होंने देखे। और ये भी बात सही है, देखिए जब भी कोई बाहर से लोग आ रहे हैं, वो नॉर्मली एक ही तरीके की जगह पे सेटल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे बोलते हैं स्ट्रेंथ इन नंबर्स, राइट। सभी लोग जो है वो बाहर से आ रहे हैं तो एक ही जगह रह रहे हैं, फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है। अब उनको ये लग रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव आ तो रहा है मगर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा 90% ऑफ पॉपुलेशन को। क्योंकि उनका ये भी था कि देखिए आप महाराष्ट्र में खड़े हो रहे हैं, आप जीत रहे हैं, मगर आपको मराठी बोलने नहीं आती, आपको मतलब आप उस कल्चर नहीं आता, उस एरिया। तो उनको उस पॉइंट पे भी था कि आप कैसे जीत सकते हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं मेरे स्टेट के बारे में। तो वो सब पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आती है। मगर मेरा बिलीफ तो यही है कि इंडिया एक है, जिसको जहाँ जाना रहिए, जिसको जहाँ जाना है जो करिए, अच्छे काम कर रहे हैं तो। और वो भी यही कह रहे थे कि मेरे फ्रेंड है गुप्ता जी जो यूपी से हैं, मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं जो, तो बात सही है। ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा ढंग से ही सोचता है, मतलब इन द सेंस कि अच्छे ह्यूमन बींग्स एक ही जैसा सोचते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम है वो एजुकेशन की है, कि डेफिनेटली जिन स्टेट्स में लिटरेसी रेट कम है वहाँ पे आप एजुकेट करिए, लिटरेसी रेट को बढ़ाइए, जिससे वहाँ जॉब्स आएँ। वहाँ पे जितने लोगों को, जितने लिटरेट होंगे लोग, जितनी नॉलेज होगी, तो सब कुछ अपनी सिटी को ही
चेंज कर देंगे, नई जॉब्स खोलेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से लर्निंग यही है कि लिटरेसी रेट, अब देखिए यूएसए में जो है ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट सेम है, तो ऐसा डिस्पैरिटी नहीं है कि इस स्टेट में कम लिटरेसी रेट है। नॉर्मली जो है 90% से ऊपर लिटरेसी रेट है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। बच्चा पैदा होता है इमीडिएटली गवर्नमेंट को पता होता है, गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि स्कूल में जाए बच्चा, स्कूल फ्री है। तो वैसे इंडिया में भी गवर्नमेंट स्कूल फ्री होते हैं, सिर्फ ये है कि इसमें ओवरसाइट ज़्यादा है कि वो मतलब मेक श्योर करते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ कौन से स्कूल में जा रहा है, उनकी पूरी ट्रैकिंग है कि अगर बच्चा आया था तो किस स्कूल में जाता है। तो अल्टीमेटली इंडिया में भी ऐसा होगा, वो इंश्योर करेंगे कि जो बच्चा है उसे स्कूल में जाना ही जाना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे लिटरेसी रेट ऊपर बढ़ेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी थोड़े पॉलिटिक्स की बात है और अल्टीमेटली वो, मगर जो दूसरा पॉइंट बोल रहे थे बांग्लादेश में आए वो मुझे पता नहीं है, मगर नेट रिजल्ट वही है कि इमिग्रेशन अगर आपकी ऐसे हो रही है बाहर से लोग, तो आप इमिग्रेशन को ठीक करिए, मेक श्योर करिए कि आप, जैसे यूएसए में इमिग्रेशन है कि जबकि वो ऑब्वियसली यूएसए का इमिग्रेशन सिस्टम उनके लिए बना है, वो ये देख रहे हैं कि मेरे को डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, जिनके पीएचडी है, मास्टर्स हैं, जो काफ़ी पढ़े लिखे लगे हैं वही चाहिए। फिर उन्होंने एक रूल बना रखा है जहाँ पर उनको लगता है कि जो असाइलम मांग रहे हैं, जिनकी कंट्री में कुछ मतलब दंगा फसाद चल रहा है, लोग बच के आना चाहते हैं, तो उनको भी ले लेते हैं, चलो कि हम अच्छा काम करते हैं। अगर किसी कंट्री में कोई बेचारा की जान जा रही है, वो भागता आता है, तो इसलिए यूएसए में काफ़ी तरीके के लोग आते हैं। कई अनपढ़ आते हैं जो भाग के आए हैं अपनी कंट्री में जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और मैक्सिमम वो हैं जो पढ़े लिखे आ रहे हैं। तो वैसे ही इंडिया को इमिग्रेशन सिस्टम ठीक करना पड़ेगा कि जो भी आए देखें। इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी मैनुअल लेबर है, तो उनको यही देखना पड़ेगा कि पढ़े लिखे ही लीगली आ सकें। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, काफ़ी पॉइंट्स इन्होंने कवर किए इस वीडियो में। यस फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। बस मेरे ख्याल से एक पार्ट और बचा है, तो उसको भी जल्दी से देख के हम अपलोड जरूर करेंगे। तो यस फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन अगर अभी तक नहीं किया है, जल्दी से नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम उसे लगाएं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।